तैयारी क्रम में आज हम देखेंगे कि साइंस में क्या क्या है जो महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। शुरू करते हैं। mRNA होता है मैसेंजर आरएनए, जिसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इन्वॉल्व इन ए प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोटीन संश्लेषण में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का प्रयोग किया जाता है। आरएनए और डीएनए में हम अंतर देख लेते हैं। अक्सर पेपर जिस हिसाब से थोड़ा कठिन बनाया जा रहा है, थोड़ा विकल्पों के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो उस पर हमको थोड़ा अमल करने की ज़रूरत है। आरएनए में एडनीन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में एडनीन, ग्वानिन, थाइमीन पाया जाता है। याद रखिएगा, यूरेसिल की जगह इसमें थाइमीन पाया जाता है, बाकी तीन वैसे ही रहते हैं। आरएनए की उत्परिवर्तन दर अपेक्षाकृत अधिक होती है डीएनए के अपेक्षा, और आरएनए जो होता है प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। और डीएनए जो है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। डीएनए लंबा, अशाखित तथा सर्पिलाकार होता है, और प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में वृत्ताकार होता है डीएनए। यूकैरियोटिक में सर्पिलाकार होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में वृत्ताकार होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि आरएनए कैन नॉट सेल्फ रिप्लिकेट, स्वयं से रिप्लिकेट नहीं हो सकता है। ये फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल वेरी लिटिल इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और ये डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, जो कुछ विषाणु हैं उसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और डीएनए ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव में पाया जाता है। और आरएनए का शॉर्टर पॉलीमर चेन रिएक्शन होता है, और डीएनए का लॉन्ग पॉलीमर चेन रिएक्शन होता है। आरएनए का जो होता है अपेक्षाकृत लाइफ शॉर्टर होता है, और डीएनए लॉन्गर होता है, मतलब ये स्थिर होता है और आरएनए अस्थिर होता है। तीन प्रकार के होते हैं आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो मैसेंजर आरएनए सूचनाओं को प्रोटीन तक पहुंचाता है, और जो टीआरएनए होता है एमिनो अम्ल को प्रोटीन से संश्लेषण पर लाता है, और जो आरआरएनए होता है राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में काम देता है। सबसे ज़्यादा आरआरएनए होता है, जो कि समस्त का 80% होता है। डीएनए जो होता है मात्र डब्ल्यूसी में पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता। अब देख लेते हैं कि बी सेल और टी सेल क्या होते हैं। बी सेल और टी सेल डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। जब लिम्फोसाइट जो है, जो मेड इन बोन मैरो बनता है, उसकी वजह से पाया जाता है। बी सेल जो होते हैं एंटीबॉडीज़ को निर्माण करते हैं, जबकि टी सेल जो होते हैं, टी सेल हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस एबी। जो टी सेल होते हैं वो मदद करते हैं प्रतिरक्षी तंत्र प्रणाली को मजबूत करने में। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि इम्यूनोग्लोबिन जो होता है, जिसे आईजीए और आईजीए नाम जाना जाता है, ये बी सेल के द्वारा उत्पादित किया जाता है। कार्टी थेरेपी क्या है? कार्टी थेरेपी टी सेल में एक कोशिका में जोड़ा जाता है। टी सेल में एक कोशिका को जोड़ा जाता है, उसे कार्टी थेरेपी बोलते हैं। आ चुका है ये प्रश्न एग्जाम में। इसी क्रम में हम देखते हैं आगे कि क्रायोबायोलॉजी क्या है। क्रायोबायोलॉजी विभिन्न जीवों, वनस्पतियों की कोशिकाओं, ऊतकों तथा जीवों के सभी प्रकार के जन द्रव्यों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड सुरक्षित रखना ही क्रायोबायोलॉजी कहलाती है। निम्न तापीय संरक्षक के रूप में क्या यूज करते हैं हम? डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड यूज करते हैं। डाईमिथाइल, याद कर लीजिएगा कि डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। अब हम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एलएनजी, एलपीजी और एससीएनजी में क्या अंतर होता है मूलभूत, एक बार वो देख लेते हैं। पेट्रोलियम जो होता है फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। हम अपने 20% घरेलू प्रयोग करते हैं तथा 80% आयात करते हैं। जामनगर का जो हमारा पेट्रोलियम केंद्र है सबसे बड़ा है। और नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं कि ये गंधहीन और रंगहीन होता है। इसमें मूलतः CH4 मतलब मीथेन और एथेन C2H6 पाया जाता है। 75% की पूर्ति हमारे बॉम्बे हाई से होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है कि कंप्रेस कर देते हैं जब नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पर, तो CNG बनता है। क्लीनर सॉल्यूशन फ्रॉम डीजल, ये जो डीजल से क्लीन होता है, इसमें 90% से अधिक मीथेन पाई जाती है। 3 से 4% एथेन पाई जाती है। लिक्विड नेचुरल गैस के बारे में देख लेते हैं कि
प्रोड्यूस बाई कूलिंग नेचुरल गैस टू 162 डिग्री सेंटीग्रेड इन क्रायो स्टेट। जो क्रायो स्टेट पे होता है उस नेचुरल गैस को जब ठंडा किया जाता है तो एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस बनती है। स्मोक फ्री होता है, धूम्र मुक्त होता है, नो ब्लैक कार्बन, इसमें ब्लैक कार्बन नहीं पाया जाता है। एलपीजी का जो बाई प्रोडक्ट होता है डेराइव्ड ऑयल एक्सटेंडिंग पेट्रोलियम। एलपीजी जो होता है जब पेट्रोलियम क्रूड निकालते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है उससे एलपीजी बनता है। इसमें मूलतः ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्लीनर दैन गैसोलीन, ये गैसोलीन मतलब बोले तो पेट्रोल से ज़्यादा शुद्ध होता है। और एससीएनजी जो होता है हाइड्रोजन और सीएनजी का मिश्रण होता है, उसे एससीएनजी कहते हैं। पीएनजीआरबी जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड को एक्ट 2006 के तहत स्थापित किया गया था। भारत का पहला हाइड्रोजन ब्लेंडेड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट इंदौर में शुरू किया गया है गेल के द्वारा। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि राइजोबियम का प्रयोग वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में किया जाता है। ये नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। और एजोटोबैक्टर का प्रयोग अदलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रयोग हो जाता है। अदलहनी फसलों जिसमें दाल नहीं आती, जैसे गेहूँ, मक्का, सरसों, आलू। और एंजियोस्पाइरलम गन्ना और मोटे अनाज में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में प्रयोग किया जाता है। पौधे द्वारा फास्फोरस का अवशोषण जो होता है मुख्य रूप से प्राथमिक आर्थोफॉस्फेट आयन के रूप में होता है। याद कर लीजिएगा कि फास्फोरस का अवशोषण पौधे प्राथमिक आर्थोफॉस्फेट आयन के रूप में करते हैं। साइंस में मलेरिया रोग के बारे में कुछ देख लेते हैं जो मच्छर जनित हैं। मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिसीजेज है कास्ड बाई प्रोटोजोआ के द्वारा होता है मलेरिया। याद रखिएगा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ सिंगल कार्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। फैलता किससे है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो द्वारा। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो द्वारा ये फैलता है। जो डंक होता है फीमेल का मेल से ज़्यादा बड़े होते हैं। आरओ के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है ऑप्शन के तौर पर। और जो फीमेल होती हैं वो खून चूसती हैं, जबकि जो मतलब खून का जो मेल होते हैं वो पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में देख लेते हैं कि मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ कौन कौन सी हैं। चिकनगुनिया एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। जीका वायरस एडीज के द्वारा फैलता है। डेंगू एडीज के द्वारा फैलता है। वेस्ट नाइल वायरस जो होता है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। मलेरिया एनाफ्लीज के द्वारा फैलता है। मलेरिया एनाफ्लीज के द्वारा फैलता है। येलो फीवर एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। इसरो का अब तक का हैवीएस्ट सैटेलाइट GSAT-11 था, जिसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिटल में स्थापित किया गया है। KU बैंड जो होता है, इसमें बैंड प्रयोग होते हैं सैटेलाइट में। तो एक KU बैंड होता है, एक KA बैंड होता है। तो 12 से 18 गीगाहर्ट्ज़ तक जो होता है KU बैंड होता है। और 27 से 40 गीगाहर्ट्ज़ तक जो होता है वो KA बैंड होता है। बाकी एक CU बैंड भी होता है, C बैंड भी होता है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि पादपों में जो जाइलम ऊतक का जाइलम पैरेन्काइमा भाग में भोजन का संग्रह करता है। और सुपोषण का जो मुख्य कारण है फास्फोरस है। जो यूट्रिफिकेशन होता है उसका मुख्य कारण फास्फोरस है। शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करने वाला जो है अनुमस्तिष्क है। अब यहाँ हम थोड़ा मस्तिष्क के बारे में देख लेंगे। मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अग्र मस्तिष्क जिसमें सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस और थैलेमस आता है। सेरिब्रम को सबसे विकसित भाग होता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका सबसे विकसित भाग सेरिब्रम होता है। ये बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, चिंतन का केंद्र होता है। और जो थैलेमस होता है, थैलेमस का मुख्य कार्य होता है ठंडा तथा गर्म को पहचानने में सहायक करता है। हाइपोथैलेमस का कार्य होता है कि यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। और फिर एक मध्य मस्तिष्क होता है और फिर पश्चिम मस्तिष्क होता है। पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। ये रक्तदाब और हृदय की धड़कनों, श्वसन का नियंत्रण करता है। जो उल्टी का नियमन, जो हमारा उल्टी होती है, हमें जो वोमिटिंग होती है, उसका जो नियमन होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा ही करता है। और फिर अनुमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क और पोंस होता है। इसमें अनुमस्तिष्क सेरिबेलम बोलते हैं, जो संतुलन बनाने में सहायक होता है। और यकृत से जो पित्त प्राप्त करने वाला भाग है वो छोटी आंत है। और मस्तिष्क के बारे में भी जान लेते हैं कि PCS में आ भी सकता है कि मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है।
1400 ग्राम होता है। और यकृत से पित्त प्राप्त करने वाला भाग छोटी आंत होती है। और आरएनए, यकृत, डीएनए और राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाया जाता है। अब थोड़ा विटामिन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ हमने 3 ही लिखा है, बाकी मैं आपको याद दिला देता हूँ कौन कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन यहाँ B1 लिखा है। B1 थायमीन या थियामीन के नाम से जाना जाता है इसको। B2 जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। और B3 जो होता है नियासिन, या इसको निकोटीनामाइड भी बोलते हैं। अब हम और विटामिन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा इसी क्रम में कि विटामिन ए जो होता है, विटामिन इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। और इसके फिर विटामिन B1 थायमीन होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 नियासिन होता है। B5 पेंटाथेनिक होता है। B6 पायरिडॉक्सिन होता है। B6 की खासियत जो हमें सपने याद होते हैं, सपने जो हमें याद होते हैं वो B6 की वजह से याद होते हैं। और B7 का नाम बायोटीन है, रासायनिक नाम। और B11 का फॉलिक अम्ल। B12 इम्पॉर्टेंट है, मैच करने को आता है। B12 का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। और विटामिन सी का नाम जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। डी का कैल्सीफेरॉल। ई का जो नाम है टोकोफेरॉल है। और के का फिलोक्विनोन है। जो विटामिन के है रक्त का थक्का न बनना, इसकी वजह से होता है। अब इसमें जितने हैं विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, अडेक विटामिन जो वसा में घुलनशील है। विटामिन की खोज फंक ने की थी, ये कुछ उसमें ऐड कर दिया है, बाकी आप एक बार देखेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। लाइपेज का कार्य क्या होता है? लाइपेज का कार्य जो होता है मूलभूत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करता है, जो लाइपेज होता है। खमीर जिसे यीस्ट हम लोग बोलते हैं, ब्रेड बनाने में जो प्रयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल के मदद से बनाया जाता है। ये अवायवीय प्रक्रिया द्वारा बनता है। इसी क्रम में थोड़ा करंट में जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन, इसके बारे में जितना हो सके मैं सोचता हूँ कि आपके पास इसके बारे में समझ रहे कि पेपर में कहीं से भी प्रश्न आए तो आप कर सकें। तो इसमें जैसे 9 और 10 सितंबर को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भारत का पहली बार भारत ने मेज़बानी किया और 2024 वाला ब्राज़ील को सौंप दिया है। इसका जो थीम था वसुधैव कुटुम्बकम था। अब यहाँ प्लस पॉइंट ये आप ऐड कर लीजिए कि वसुधैव कुटुम्बकम को महाउपनिषद में इसको उपबंधित किया गया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 के 21वें सदस्य के रूप में मान्यता दे दी गई है। अब याद रखने योग्य बात ये है कि 21वें सदस्य के रूप में तो है, लेकिन अब 2 संगठन हो गए। देशों की संख्या 19 है, संगठन 2 हो गए। EU और G20 में AU के आने से यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन 2 संगठन है, बाकी 19 देश हैं। और इसी क्रम में हम देखेंगे अभी इसी G20 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन की बात की शुभारंभ किया गया है, जिसमें सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और UAE के नेताओं ने भाग लिया है। भारत भी इसमें था। अभी भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे के निर्माण की बात की गई है। और G20 ट्रॉइका होता है। ट्रॉइका एक ऐसा समूह होता है जिसमें 3 लोग होते हैं, एक जो पिछले साल अध्यक्षता कर चुके हैं, एक वर्तमान का अध्यक्ष, एक भविष्य के अध्यक्ष। इस क्रम में जो G20 ट्रॉइका है उसमें याद रखिएगा कि इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील हैं, आ सकता है पेपर में। और पहली बार जो है सितंबर 2019 में G20 की स्थापना की गई थी। आगे इसी क्रम में हम देखेंगे। ये रहा G20 के बारे में। बाकी कोई भी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट तो आगे हम उसको ऐड कर लेंगे। अभी हाल ही में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 आया है, जिसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात की गई है। और 28 सितंबर को, याद रखिएगा डेट कभी कभी पूछ लेता, 28 सितंबर को राष्ट्रपति ने एसेंट दे दिया अपने। तो अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसका नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम है। और 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में आया है। 106वां अधिनियम है। 128वां जो बिल आया था 128 128 था,
और 20 सितंबर को, याद रखिएगा, 20 सितंबर को लोकसभा में और 21 सितंबर को राज्यसभा में। यही इसी तरह जो अभी हमारे आईपीसी और सीआरपीसी में जो परिवर्तन हुआ वो 20 दिसंबर को लोकसभा में और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुए, और ये जो है 20 सितंबर को पारित हुआ और 21 सितंबर को राज्यसभा में। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिलाएं हैं और राज्यसभा में 31 महिलाएं हैं। और इसमें जो विधेयक की मुख्य विशेषताएं हैं, 1/3 सीट करने का आरक्षण करने की बात कही गई है। कुछ 330, 332 से 334 से नए अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। इसमें कुछ हम प्लस पॉइंट ऐड कर देते हैं। पहली बार जो ये बिल है ना 1/3 आरक्षण देने की बात 1996 में आया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि देवगौड़ा जी की सरकार थी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और ये जो अधिनियम है, याद रखिएगा कि 15 साल के लिए अभी आया है। इसमें जो समय सीमा दी गई है 15 साल के लिए। ये ध्यान देने योग्य बात है कि पहली बार 1996 में आया था, जो पहली बार बिल आया था 1996 में, और 15 साल के लिए ये बिल, अब ये जो अधिनियम है मान्य है, जिसके टाइम पीरियड अभी दिया गया है। बाकी ये रहा आज का करंट अफेयर। बाकी कोई गलती होती है, कोई कुछ भी भूल चूक होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। बाकी पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।